हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इस बारे चैप्टर में हम सरकारी बजट का मतलब समझेंगे, सरकारी बजट में क्या क्या पहलू होते हैं उनको समझेंगे और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको समझने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकारी बजट का क्या अर्थ होता है। तो सरकारी बजट बजट का मतलब नॉर्मल भाषा में होता है कि कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा। तो उसके बारे में जब भी घर के अंदर बात होती है तो हम समझ जाते हैं कि बजट के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी महीने का बजट बनाना है घर के अंदर, तो सभी घर के मेंबर्स जितने भी होते हैं तो वो बता देते हैं कि इस बार घर में इतना पैसा आने वाला है, और वो पहले से प्लानिंग करते हैं कि अभी इतना पैसा कहाँ पर खर्च किया जाएगा, इतना पैसा कहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है, तो उन सब के बारे में पहले चर्चा करी जाती है। तो उसको ही हम बजट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। जब हम सरकारी बजट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी यही बात रहती है कि यहाँ पर भी किया जाता है फैसला कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ से इनकम होगी, कौन कौन से सेक्टर है जहाँ से ज्यादा इनकम होगी, कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पर हमने पिछली सीख ली थी पिछले वाले साल में कि उन सेक्टर्स में कम पैसा खर्च करना है और दूसरे सेक्टर में ज्यादा पैसा खर्च करना है, जिससे सभी लोगों का कल्याण हो सके। तो जब ये सारी बातें बजट के अंदर करी जाती है उसको ही हम सरकारी बजट कहते हैं। यानी कि जब सरकार ये फैसला लेती है पूरे बड़े लेवल के ऊपर, यानी कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, कि कौन से सेक्टर के ऊपर पैसा खर्च किया जाना है, कहाँ पर पैसा खर्च नहीं किया जाना है, इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर से इनकम होगी, तो इसको ही हम सरकारी बजट कह देते हैं नॉर्मल भाषा में। अब हम देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो पिछले बीते हुए वर्ष में सरकार ने कितना पैसा कहाँ खर्च किया है, तो यह उसको बताता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये बताएगा कि पिछले साल सरकार का क्या क्या रिकॉर्ड रहा है। दूसरी बात, ये भी बताता है कि साथ ही साथ सरकार आने वाले वर्ष में कितना पैसा कौन से क्षेत्र में खर्च करेगी, यानी कि जो अगला साल आने वाला है तो उस साल में सरकार इतना पैसा कहां पर खर्च करेगी, इतना पैसा उसको कहां से मिलेगा। इन सब का जो भी ब्यौरा होता है उसको सरकारी बजट में पेश किया जाता है। तो ये नॉर्मल भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद रहता है सरकारी बजट में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख रहता है, यानी कि सरकार की कौन कौन सी नीतियां बनाई जाएंगी, सरकार कौन कौन से कार्यक्रम है जिनको लॉन्च करेगा, यानी कि कौन कौन से प्रोग्राम है जो सरकार पब्लिक के वेलफेयर के लिए लॉन्च करने वाला है। इन सब का विवरण होता है सरकारी बजट में। तो ये बात यहाँ पर है। तो हम ये जो सरकार की नीतियां होती है इनको ही बजटीय नीतियां या फिर राजकोषीय नीतियां कहते हैं। अब बजटीय नीति क्यों कहते हैं, क्योंकि बजट की नीति होती है। इनसे ये बात पता चलती है कि बजट के अंदर सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई है, कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च किया जाना है, तो इनको ही बजटीय नीतियां या राजकोषीय नीति कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सरकारी बजट के अंदर जिन नीतियों का और जिन प्रोग्राम्स का, यानी कि जिन कार्यक्रमों का उल्लेख किया जाता है उसको ही बजटीय नीति या राजकोषीय नीति कहते हैं। तो यहाँ पर सरकारी बजट की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि सरकारी बजट होता क्या है। जब हम ये नॉर्मल भाषा में समझ लेंगे कि सरकारी बजट क्या होता है, तो जब आप अपने बुक के अंदर पढ़ोगे डेफिनेशन जो दी हुई, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सरकारी बजट क्या होता है और उसको कैसे लिख कर आना है। अब हम समझेंगे सरकारी बजट के कौन कौन से पहलू होते हैं, यानी कि इसके कितने पार्ट होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि सरकारी बजट में कौन कौन चीजें शामिल होती हैं। तो सरकारी बजट के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो पहलू होते हैं। पहला पहलू है, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि बजट का मतलब होता है कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, यानी कि कितना पैसा इस महीने आने वाला है उसको हम लिखते हैं और कितना पैसा जाने वाला है उसको लिखते हैं। तो वही सरकारी बजट में होता है, कितना पैसा सरकार इस साल कमाने वाली है और कितना पैसा सरकार खर्च करने वाली है। यहाँ पर आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, नोट बना के आप लिख सकते हो कि सरकारी बजट जो होता है वो अगले वर्ष का जो विवरण होता है उसको देता है। अब इसको हम देखेंगे कि सरकारी बजट के जो दो पहलू है। तो पहला पहलू है इसका कि कितना पैसा कमाना है, यानी कि सरकार पहले लिख देती है कि कौन से सेक्टर से उसको कमाई होने वाली है। सेकंड है कितना पैसा खर्च करना है, यानी कि कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर उसको पैसा खर्च करना है। तो यही बात है बजट के अंदर नॉर्मली लिखी जाती है, यही सरकार भी ध्यान रखती है। अब जो पैसा कमाया जाता है उसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोलते हैं राजस्व पहलू। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि राजस्व पहलू के अंदर वो पैसा आता है जो सरकार की प्राप्तियों को दिखाता है, यानी कि जितना पैसा सरकार प्राप्त करेगी, जितना पैसा कमाएगी। नेक्स्ट है इसका कितना पैसा खर्च करना है।
अब इसको हम व्यय पहलू कहते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर को दिखाता है कि कितना सरकार एक्सपेंस करेगी। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि ये अनुमानित प्राप्तियों को दिखाता है जो राजस्व पहलू होता है। इसके अलावा जो व्यय पहलू होता है यह अनुमानित व्यय को दिखाता है। यहाँ पर अनुमानित वर्ड का यूज किया गया। अनुमानित का मतलब होता है, हमें पता है जो बजट होता है वो आने वाले साल के लिए लिखा गया, यानी कि आने वाले साल के लिए उसमें नीतियां होती है, कार्यक्रम होते हैं, तो इसलिए उसको अनुमानित बोलेंगे हम कि अभी उसमें अनुमान किया गया है प्राप्तियों का, अभी उसमें अनुमान है व्यय का। तो इसलिए आपको ये वर्ड इस्तेमाल करना है इसमें कि राजस्व पहलू में अनुमानित प्राप्तियों को दिखाता है। इसके अलावा जो व्यय पहलू होता है वो अनुमानित व्यय को दिखाता है। अब नेक्स्ट आ जाती है सरकारी बजट की परिभाषा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि जब हम किसी भी टर्म की जब डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स में, तो सबसे पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन को पढ़ते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन को लिखने स्टार्ट कर देते हैं और कुछ का कुछ मीनिंग निकल कर आता है उसका। लेकिन जब आप पहले नॉर्मल लैंग्वेज में बिल्कुल सरल भाषा में उसको समझ जाओगे कि क्या इसमें लिख कर आना है, तो आप डेफिनेशन में अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हो और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो जो ये वाली डेफिनेशन है बुक की डेफिनेशन है। सबसे पहले हमने यहाँ पर सरल भाषा में इसका अर्थ देख लिया है। जब आप इसको पढ़ लोगे उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लो नोटबुक के अंदर, तो ये वाली जो डेफिनेशन है उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो सरकारी बजट की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सरकारी बजट सरकार की अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय का विवरण होता है, यानी कि सरकार कितना प्राप्त करने वाली है और कितना खर्च करने वाली है उसका विवरण होता है। और ये किस पर आधारित होता है, ये इसलिए होता है जिससे स्थिरता के साथ समृद्धि प्राप्त की जा सके, यानी कि स्थिरता हो अर्थव्यवस्था के अंदर, मुद्रास्फीति अपस्फीति जैसी कोई भी सिचुएशन ना हो, स्थिरता हो और साथ ही साथ समृद्धि भी हो। तो यहाँ पर दो उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। द्वि उद्देश्य का मतलब दो उद्देश्य, तो यानी कि सरकारी बजट से दोनों उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं, स्थिरता भी होनी चाहिए और समृद्धि भी होनी चाहिए, और ये सरकार की बजटीय नीति को दिखाता है। तो अगर इस डेफिनेशन को हम दोबारा देखें तो हमें पता लगेगा कि सरकारी बजट सरकार की अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय का वह विवरण होता है जो स्थिरता के साथ समृद्धि के द्वि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की नीतियों को दिखाता है, यानी कि सरकार की जो बजटीय नीति होती है उनको प्रकट करता है। यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा देख ली, हमने इसका मीनिंग देख लिया, इसके कौन कौन से पहलू होते हैं उसको देख लिया है। अब हम देखेंगे कि सरकारी बजट के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो अब हम देखेंगे सरकारी बजट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, यानी कि जो सरकारी बजट है वो किस लिए बनाया जाता है। कोई ना कोई पर्पस जरूर रहता है किसी न किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल अगर घर के अंदर बजट बनाया जाता है तो उसका भी एक उद्देश्य होता है कि हम इतने दिन के अंदर ये वाला काम करेंगे, इस महीने जो पैसा बचेगा उसको हम सेव करेंगे। तो हर कोई अपने लिए अपना एक बजट बनाता है, तो सरकार भी अपना एक बजट बनाती है। वो बजट किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं यहाँ पर उनको हमने लिखा हुआ है, अब समझते क्या क्या उद्देश्य है। सबसे पहला है कि जीडीपी समृद्धि की दर को तीव्र करना। सरकारी बजट का ये सबसे पहला उद्देश्य है। ये क्या काम करते हैं, जीडीपी की जो समृद्धि दर है उसको तेज करने के लिए अपने बजट के अंदर कुछ ना कुछ स्टेप्स को, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स को मेंशन करते हैं कि सरकार जीडीपी की समृद्धि दर को तेज करने के लिए ये कदम उठाएगी, वो इन सेक्टर्स पर निवेश करेगी। हमें पता है कि अगर किसी भी सेक्टर के ऊपर निवेश किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जीडीपी की समृद्धि दर बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि आने वाले साल के अंदर 10 स्कूल बनाए जाएंगे, 15 सरकारी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और 20 पुल बनाए जाएंगे, तो जब सरकार इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है अर्थव्यवस्था के अंदर तो उसकी वजह से इन सभी लोगों को काम मिलेगा जो इन स्कूल के अंदर जाएंगे स्कूल बनाने के लिए। दूसरा, जो टीचर जाएंगे उस स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको काम मिलेगा। तीसरा, जो और भी अदर ग्रेड के लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो स्वीपर है जो स्कूल के अंदर साफ सफाई करेगा, वॉचमैन है जो स्कूल की रखवाली करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि एक सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर उपलब्ध हो गए हैं। तो सरकार क्या करती है, जीडीपी की समृद्धि की दर को तेज करने के लिए सरकारी जो अपना बजट होता है उसके अंदर पहले मेंशन कर देती है और इससे जीडीपी की समृद्धि दर को तीव्रता प्रदान होती है। ये पहला इसका उद्देश्य होता है सरकारी बजट का। अब इसका सेकंड पॉइंट है संसाधनों का उचित बंटवारा करना। सरकारी बजट के माध्यम से सरकार ये फैसला लेती है कि जितने भी संसाधन होते हैं, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका उचित बंटवारा हो सके, यानी कि वह सभी लोगों को मिल सके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है सरकार बजट बनाते समय यह ध्यान रखती है
कि लाभ को सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। ऐसा नहीं है कि जो लाभ होता है वो सिर्फ धनी लोगों को ही मिल रहा है, जो नीचे तबके के लोग हैं यानी कि जो गरीब वर्ग है उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। तो सरकार अपने बजट के अंदर पहले मेंशन कर देती है कि यह जो बजट बनाया जा रहा है वो सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, और इसके अलावा जो संसाधन होंगे वो सभी लोगों तक आराम से पहुंच सके। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि लाभ अधिकतम होने के साथ साथ सरकार ये भी ध्यान रखती है कि लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण जो है उसके बीच में संतुलन बना रह सके। ये वाले पॉइंट को आपके बुक के अंदर समझा रखा है एक एग्जाम्पल से, वो एग्जाम्पल है शराब का। उसके अंदर ये बात बताई गई है कि जो जितने भी उत्पादक होते हैं वो अपना लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा शराब का उत्पादन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सरकार है वो क्या करेगी, अगर ज्यादा शराब का उत्पादन करने की छूट दे देगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सामाजिक कल्याण के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, यानी कि समाज के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और जो शराब है वो अर्थव्यवस्था के अंदर जो शराब का उत्पादन होता है, जितने भी नशीले पदार्थ है उनका उत्पादन होता है, तो वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के अंदर अपना रोल अदा करते हैं, तो उनको बंद भी नहीं किया जा सकता है। तो सरकार क्या करती है, एक बीच का रास्ता बनाती है, यानी कि उनको पूरी तरह से बंद भी नहीं करेगी और न ही उनको पूरी तरह से आजादी देगी। अगर पूरी तरह से आजादी दे देगी तो उसकी वजह से सामाजिक कल्याण के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, और अगर पूरी तरह से उनको बंद कर देगी तब अर्थव्यवस्था के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार दोनों के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करती है। तो ये सारी चीजें को सरकार अपने बजट के अंदर ही अच्छी तरह मेंशन कर देती है, तभी जो भी नशीले पदार्थ का उत्पादन करते हैं उनको लाइसेंस लेना जरूरी बना दिया जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है आय और संपत्ति का उचित बंटवारा करना। जब सरकार अपना बजट बजट की जो नीतियां होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनको मेंशन करती है, तो उसमें आय और संपत्ति के उचित बंटवारे के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। आय और संपत्ति के उचित बंटवारे का मतलब यह है कि सरकार सरकारी बजट के माध्यम से आय और संपत्ति के उचित बंटवारे को ध्यान में रखती है। अमीर लोगों पर अधिक टैक्स लगाया जाता है और निर्धन जो वर्ग होते हैं उनको आर्थिक सहायता यानी कि टैक्स से छूट दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, आय और संपत्ति का उचित बंटवारा होगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अमीर वर्ग के लोग हैं, तो उनके ऊपर सरकार क्या करेगी, जो वो सामान खरीदेंगे, जो क्लोथ्स खरीदेंगे, जो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स इम्पोज करेगी। क्योंकि जब उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लिया जाएगा तो उसकी वजह से सरकार की इनकम बढ़ेगी और सरकार उस पैसे का इस्तेमाल गरीब लोगों की भलाई के लिए कर सकेगी। दूसरा, सरकार क्या करती है, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनको फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल सर्विस देती है और टैक्स से उनको छूट प्रदान करती है। कुछ सामान खरीदने पर उनको सब्सिडी भी प्रदान करती है। तो इससे क्या होता है, इनसे आर्थिक सहायता मिलती है गरीब वर्ग के लोगों को, और अमीर लोगों से टैक्स लेकर उनकी जो इनकम का पार्ट होता है उसको गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इससे आय और संपत्ति को उचित बंटवारा किया जाता है, और ये सभी काम को बजटीय नीति के माध्यम से सरकार करती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है संतुलित प्रदेश समृद्धि। अब ये वाला पॉइंट ये कहता है, हमें पता है कि जो कुछ प्रदेश होते हैं यानी कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर संसाधन पूरी तरह से मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहां पर बहुत सारे संसाधन उपलब्ध ही नहीं है। तो उन लोगों का विकास कैसे होगा, तो सरकार उस तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करती है। तो सरकार क्या करेगी, पिछड़े क्षेत्रों का उचित विकास हो सके इसके लिए सरकार उन क्षेत्रों में कर की छूट प्रदान करती है। ज्यादातर जो भी पॉइंट्स है अगर आपको ध्यान के अंदर रखने, तो आपको ये रखने है कि अगर सरकार किसी को छूट देगी तो सरकार टैक्स से उसको छूट दे देती है, सरकार सब्सिडी दे देती है, उसकी वजह से ही ज्यादातर संतुलन प्राप्त किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी प्रदेशों में संतुलित विकास हो सके उसके लिए सरकार पिछड़े क्षेत्रों में क्या करेगी, कर की छूट प्रदान कर देगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे ऊपर वाला पॉइंट है हमारा कि उचित बंटवारा करने के लिए भी टैक्स की छूट कर देती है सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना। अब सरकार एक अपना ध्यान आकर्षित हमेशा रखती है एक चीज के ऊपर, वो है आर्थिक स्थिरता, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई ना हो जाए, अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी की सिचुएशन ना हो जाए कि लोग सामान ही नहीं खरीद रहे, निवेश ही नहीं कर रहे, तो वो भी सिचुएशन बेकार है। दूसरी सिचुएशन होती है जब लोग ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, यानी कि उसकी वजह से जो होती है महंगाई बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती है चीजों के, तो ऐसी सिचुएशन को भी सरकार नहीं चाहती है। तो सरकार क्या चाहती है कि इस अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिरता हो सके। स्थिरता प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार अपने बजट में इस प्रकार का प्रावधान करती है, यानी कि इस प्रकार का लेखा जोखा करती है जिससे मुद्रास्फीति से भी बचा जा सके और अविस्फीति से भी बचा जा सके और इन स्थितियों को सही किया जा सके। और अर्थव्यवस्था में जब हमें पता
मुद्रास्फीति नहीं होगी, अपस्फीति नहीं होगी, यानी कि महंगाई नहीं है, मंदी नहीं है, तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्रदान होती है। अब जब अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक स्थिरता प्रदान होगी, उसकी वजह से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे लोग। निवेश का मतलब हमेशा होता है कि आर्थिक समृद्धि। हमने सबसे पहले वाले पॉइंट में जो एग्जांपल देखा था, उस वाले एग्जांपल को आप रिलेट कर सकते हो कि अगर आर्थिक स्थिरता होगी तो उससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और निवेश से समृद्धि की दर और भी ज्यादा तेज हो जाती है। तो यहाँ पर जो सरकारी बजट होता है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं उनको हमने समझा है। सरकारी बजट के जो मुख्य उद्देश्य है वो बुक के अंदर भी एक्सप्लेन किए हुए, हमने यहाँ पर भी समझे हुए। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए इसको अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पर इन वाले पॉइंट्स को हमने अच्छी तरह से देख लिया है और ये वाली वीडियो हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब हम इसके चैप्टर के जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।